कि दो इसका जो विंग्स है उसमें हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिसमें मिसाइल लगाने के लिए, तो मिसाइल और हथियार लगाने के लिए जो हार्ड पॉइंट्स होते हैं दोनों तरफ इसके विंग्स में दो इंजन लगे रहते हैं जो कि आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे रहते हैं। दो आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन रहती है इसमें, GE414 इंजन रहती है। और इसमें जो कि अपग्रेड करके इसमें जो कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का भी इसमें इस्तेमाल करने का जो कि योजना बनाया जा रहा है। इसके हार्ड पॉइंट्स को छोड़ के इसके अंदर में जो कि हथियार को शिफ्ट किया गया है, जो कि इस खुला हुआ डेक्ची की तरह उसके अंदर में हथियार है। संत होगा, ब्रह्मोस NG होगा, रुद्रम 1 होगा, जो DRDO द्वारा जो कि ग्लाइड बॉम्ब्स होंगे और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल, अस्त्र IR जैसे जो कि एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल होंगे। एक तरह से कनेक्टिविटी संपर्क साधने में काम देता है PTD, यानी कि ये जो है पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले है। कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ये जो रेडार है वो AESA का जो कि एक तरह से जो हाईली वर्जन होगा, उत्तम संस्करण का जो कि AESA रेडार इसमें शामिल है। एंड ऑन थ्रेड एंड स्टिक, जो कि बाएं हाथ पर इसका जो कि एक तरह से थ्रेड्स होता है और दाहिने हाथ पर इसका स्टिक्स होता है। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत GS एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के बारे में। तो एमका के बारे में जानना है दोस्तों कि इसमें क्या फीचर्स है, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, और भारत का ये 5वीं पीढ़ी का यानी 5th जनरेशन का स्टील्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। तो दोस्तों ये फाइटर जेट जो है वो स्टील्थ है, यानी कि रडार के पकड़ में नहीं आने वाला है। और इसमें क्या फीचर्स है, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, और इसका जो डेवलपमेंट फेज है कहाँ तक इसका काम पहुंचा है, और किस तरह से इसका जो कि एक तरह से जो स्टील्थपन है और इस साथ ही साथ जो इसका जो रडार सिग्नेचर्स है, इसका जो सेंसर्स एंड एवियोनिक्स है, कॉकपिट्स है, प्रोपल्शन सिस्टम है, आर्मामेंट है, इसके बारे में दोस्तों हम समझेंगे। और इसका जो डिजाइन ग्रुप है और इसका जो मैन्युफैक्चरर है कौन है, उसके बारे में दोस्तों हम समझेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंतिम तक देख कर जाइएगा। और दुश्मन के सामने किस तरह से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एम का जो कि काल बनेगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन एग्जाम से पूछा सकता है, और साथ ही साथ डिफेंस के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा सकता है। दोस्तों चलिए हम जानते हैं आज एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA एमका के बारे में। इसका जो फीचर्स है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम्स है, इसका जो एवियोनिक्स है, इसका जो स्टील्थपन है, इसका जो रडार सिग्नेचर है, उसके बारे में जानेंगे। और किस तरह का इसमें हथियार का उपयोग किया जाएगा दोस्तों, उसके बारे में समझेंगे। कौन कौन से हथियार इसमें लगाए जाएंगे उसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो पर। चलिए दोस्तों समझते हैं। इसमें है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का AMCA, जिसमें इसका जो रोल है, जो इसका जो भूमिका है वो स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट का है। यानी कि स्टील्थ यानी कि रडार के पकड़ में नहीं आने वाला है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम का जो रडार होगा या किसी भी लड़ाकू विमान का जो रडार होगा उसके पकड़ में ये नहीं आएगा, जो कि स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है एम का। और देखिए यहाँ पे इसका जो डिजाइन किया है, डिजाइन ग्रुप है ADA यानी DRDO का, ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा HAL करेगा, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग होगा एमका फाइटर जेट का। 2026 में इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार होगा इस विमान का, एमका का। दोस्तों चलिए अब आगे समझते हैं। इसका जो कि प्राइमरी यूजर होगा वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी होगा। इसका पहले इस्तेमाल कौन करेगा, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करेगा एमका का। दोस्तों चलिए समझते हैं अब इसके फीचर्स के बारे में समझते हैं। जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका में कौन कौन से फीचर्स को इंक्लूड किया गया है, और किस तरह इस दुश्मन के जो कि एक तरह से डॉग फाइट में काम आएगा, और साथ ही साथ जो कि एयर स्ट्राइक में काम आने वाला है। और साथ ही साथ इसका जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर जो एक तरह से जो युद्ध करने का क्षमता है वो बहुत ही खतरनाक, यानी 5वीं पीढ़ी से ऊपर इसका जो ये तो जहाज है 5वीं पीढ़ी का, लेकिन इसमें जो कि टेक्नोलॉजी इंक्लूड है वो 5.5 जनरेशन का, यानी 5.5 पीढ़ी का इसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूड है। और इसको अपग्रेड करके जो कि 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में तब्दील किया जा सकता है, जो कि मार्क 2 जब इसका आएगा, मार्क 1 जो कि इसके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होगा और जो कि 5.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लैस होगा। और इसके जो 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे वो मार्क 2 होंगे। तो मार्क 1 में 5.5 जनरेशन का टेक्नोलॉजी इंक्लूड होगा। तो चलिए समझते हैं इसके फीचर्स के बारे में, जिसमें है आगे स्टील्थ एंड रडार सिग्नेचर। तो स्टील्थ एंड रडार सिग्नेचर में क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो इसका जो दोस्तों स्टील्थ एंड रडार सिग्नेचर का जो इसमें जो टेक्नोलॉजी को इजाद किया गया, इसमें जो हासिल किया गया इस टेक्नोलॉजी को, इसमें जो लगेगा टेक्नोलॉजी जो कि स्टील्थ होगा। स्टील्थ यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार के पकड़ में आएगा, और ही साथ साथ जो कि जो दुश्मन के जो फाइटर जेट्स होते हैं या दुश्मन के जो भी रडार होते हैं उसके पकड़ में ये नहीं आने वाला है, उसके रडार में शो नहीं होगा कि फाइटर जेट कहाँ पे है, नहीं है। और इसके साथ साथ जो इसका जो रडार सिग्नेचर उसके बारे में समझते हैं दोस्तों बाद में। पहले समझते हैं स्टील्थ के बारे में। तो स्टील्थ तो समझे कि दुश्मन के रडार में आने वाला नहीं है, और साथ ही साथ इसका जो स्टील्थपन है, किस तरह से स्टील्थपन को हासिल किया गया है, कौन कौन से जो कि इसमें सिस्टम्स को इंक्लूड किए गए हैं उसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं। दोस्तों स्टील्थपन में इसमें सबसे पहले है ट्विन टेल लेआउट है। इसका जो टेल पॉइंट है उसमें
ट्विन टेल लेआउट है, उसमें इमेज आप देख सकते हैं ट्विन टेल लेआउट का, इसमें दो ऊपर की तरफ, इसमें पीछे की तरफ जो ट्विन टेल लेआउट है। और उसके साथ साथ दोस्तों इसमें दिया गया है प्लेटफॉर्म एज अलाइनमेंट और साथ ही साथ जो कि सरेसन, प्लेटफॉर्म एज अलाइनमेंट और सरेसन दिया गया है, और साथ ही साथ जो कि बॉडी कॉन्फॉर्मल एंटीना और लो इंटरसेप्ट रडार और साथ ही साथ डायवर्टर लेस से सुपरसोनिक इनलेट दिया गया है, जो कि इसमें जो कि इसका जो स्टील्थपन है उसको बरकरार करेगा। उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसमें लैस है, इस टेक्नोलॉजी से लैस जो कि उसमें ट्विन टेल लेआउट है, और साथ ही साथ जो कि एक तरह से उसमें जो प्लेटफॉर्म एज अलाइनमेंट और सरेसन है और बॉडी कॉन्फॉर्मल एंटीना है और लो इंटरसेप्ट रडार, और साथ ही साथ इसमें एक तरह से जो डायवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट शामिल है इसमें, और इसको जो कि एक तरह से स्टील्थपन, इसको जहाज को स्टील्थ यानी दुश्मन के रडार से बचने में जो कि एक तरह सहायता प्रदान करता है। अब आगे समझते हैं इसका जो रडार सिग्नेचर है। रडार सिग्नेचर के माध्यम से जैसे कि इसमें जो इसका जो बॉडी प्लेट्स है, इसमें जो एमका का जो बॉडी पार्ट्स है, इसमें जो कि एक तरह से जो इसका बॉडी बनाया गया है वो कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है। तो कंपोजिट मटेरियल का काम है जो कि दुश्मन का जो रडार का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको ये ऑब्जर्व कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। दुश्मन के रडार से जो फ्रीक्वेंसी आएगा उस फ्रीक्वेंसी को ये अपने आप में ऑब्जर्व कर लेगा और उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जिससे कि दुश्मन के रडार सिग्नेचर्स में इसका जो कि इमेज नहीं शो होगा। तो इस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी को याद किया गया है। रडार सिग्नेचर्स के माध्यम से इसके कंपोजिट मटेरियल लगाए गए हैं। इस कंपोजिट मटेरियल का काम है कि दुश्मन के जो कि रडार के जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको ऑब्जर्व कर लेगा, उस फ्रीक्वेंसी को जो कि दुश्मन के रडार में जो कि सिग्नेचर्स में जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जिससे दुश्मन के रडार में इस एमका का जो कि इमेज शो नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे समझते हैं जो कि इसमें जो कि आप समझ लिए हैं स्टील्थ एंड रडार सिग्नेचर्स के बारे में। आप आगे समझते हैं हम सेंसर्स एंड एवियोनिक्स के बारे में। तो सेंसर्स एंड एवियोनिक्स में यानी कि ये जो काम आने वाले हैं सबसे ज्यादा काम आएगा सेंसर्स एंड एवियोनिक्स का काम है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर जो लड़ाई होगा ना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यानी हथियार से ज्यादा जो कि एक तरह से टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का, सेंसर्स का, रडार का, इस तरह का जो कि एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर कहते हैं। दोस्तों सेंसर्स एंड एवियोनिक्स का काम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर में काम देगा, और इसमें जैसे कि AESA जो कि गैलियम नाइट्राइड का जो कि एक तरह से जो गैलियम नाइट्राइड तकनीक से लैस होगा, AESA जो कि एक तरह से उत्तम संस्करण का रडार है, उत्तम संस्करण का रडार है AESA, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। तो एक्टिव AESA का मतलब हुआ कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ये जो रडार है वो AESA का जो कि एक तरह से जो हाईली वर्जन होगा, उत्तम संस्करण का जो कि AESA रडार इसमें शामिल है, जो कि गैलियम नाइट्रेट तकनीक से लैस होगा ये रडार। और इसमें जो सेंसर्स है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर का युद्ध करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इसमें जो कि मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन के साथ निष्क्रिय सेंसर लगाए जाएंगे, जिससे कि इसका जो एक तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर होगा जो कि जाइमर्स होगा, दुश्मन के जो कि जहाज को जैम कर देगा, दुश्मन के जहाज के सामने इसका जो एक तरह से शो होगा वो नहीं दिखेगा दुश्मन के जहाज के सामने, और दुश्मन के जो जहाज होगा उसको जैम कर देगा। जाइमर सिस्टम्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा इसमें, ऐसे इसमें सेंसर्स का इस्तेमाल किए जाएंगे। और AESA जो कि एक तरह से गैलियम नाइट्रेट तकनीक से लैस जो कि इसमें रडार होंगे, जो कि AESA का उत्तम वर्जन होगा। और आगे देखिए इसका कॉकपिट के बारे में समझते हैं। कॉकपिट यानी जिसमें जो पायलट बैठते हैं उसमें जो भी मल्टी फंक्शन डिस्प्ले होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो इसका जो कि एक तरह से जो कॉकपिट होता है ग्लास कॉकपिट होता है, ऊपर से इसमें ग्लास लगे रहते हैं इसके कॉकपिट में। उसके बाद समझते हैं दोस्तों इसमें जो कि PTD, MFD, HUD और होटास सिस्टम्स लगे रहते हैं, जो कि PTD का काम है, जैसे PTD जो कि होता है मैन मशीन इंटरेक्शन को एक तरह से ये बढ़ाता है। मैन मशीन इंटरेक्शन यानी होता है कि मैन मशीन इंटरेक्शन का मतलब होता है कि मानव और कंप्यूटर के बीच संपर्क साधने में जो अनुमति देता है ना, उसी को हम बोलते हैं मैन मशीन इंटरेक्शन। तो PTD का काम है जो कि पायलट को जो कि कंप्यूटर जो उसमें डिस्प्ले जो लगे रहती हैं उससे जो कि एक तरह से कनेक्टिविटी संपर्क साधने में काम देता है PTD, यानी कि ये जो है पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले है। PTD का फुल फॉर्म हुआ पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले। और आगे देखिए यहाँ पे है MFD यानी कि मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले। तो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले जो कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में इसको लगाया जाता है। MFD को जो कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में लगाया जाता है, इसका मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले जो कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में रहता है। और आगे देखिए एमका में HUD यानी हेड अप डिस्प्ले, जो कि एक तरह से जो वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले से लैस होता है एमका, जो कि एक तरह से कॉकपिट में इस डिस्प्ले होता है, हेड अप डिस्प्ले होता है जो वाइड एंगल होलोग्राफिक से लैस होता है। और साथ ही साथ होटास सिस्टम इसमें होता है, होटास जो कि हैंड ऑन थ्रेड एंड स्टिक, हैंड ऑन थ्रेड एंड स्टिक, जो कि बाएं हाथ पर इसका जो कि एक तरह से थ्रेड्स होता है और दाहिने हाथ पर इसका स्टिक्स होता है, जो कि होटास सिस्टम का काम है, जो पायलट का जो एक तरह से वर्कलोड होता है, काम करने का जो बोझ होता है उसको कम करता है। राइट हैंड पे इसका स्टिक्स होता है और लेफ्ट हैंड पर इसका जो थ्रेड्स होता है। ये जो होटास सिस्टम्स है वो मिसाइल को दागने में, मिसाइल को फायर करने में और साथ ही साथ जो कि मैनुवर करने में, जहाज को मैनुवर क्षमता प्रदान करता है, जो कि दोनों
दोनों हाथों से, लेफ्ट हैंड में जो कि थ्रोट सिस्टम होते हैं और दाहिने हाथ में जो कि स्टिक्स होते हैं। इस तरह से जहाज कंट्रोल होते हैं, मिसाइल्स फायरिंग होते हैं। और साथ साथ इसमें डिस्प्ले रहते हैं, पीटीडी पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले और एमएफडी मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, एचयूडी यानी हेड अप डिस्प्ले और होटास सिस्टम होते हैं। हैंड्स ऑन थ्रेड एंड स्टिक्स लगे रहते हैं जो कि सिस्टम से लैस रहते हैं, कॉकपिट में सब सिस्टम लगाए रहते हैं। और दोस्तों इसको समझते हैं प्रोपल्शन सिस्टम, इसको संचालित शक्ति देता है। इसमें दो इंजन लगे रहते हैं जो कि आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगे रहते हैं। दो आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन रहती है। इसमें GE414 इंजन रहती है। इसमें जो इंजन लगे हैं उसमें जो इंजन लगेंगे GE414 इंजन लगेंगे। और इसका जो 2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन या 2 इंजन इसमें लगे रहेंगे। इसमें जो इंजन रहेंगे 2 इंजन रहेंगे। किस तरह से इसका जो इमेज देख सकते हैं, तो 2 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन रहेंगे जिसमें GE414 इंजन इसमें लगाए जाएंगे। और इसमें जो आर्मामेंट होंगे, आर्मामेंट यानी अस्त्र शस्त्र, इसमें कौन से हथियार लगाए जाएंगे, जो आर्मामेंट होंगे जिसमें इंटरनल वेपन बे होगा और साथ ही साथ एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स होंगे। तो आर्मामेंट जो होगा एमका में वो इंटरनल वेपन बे और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स होंगे। तो इंटरनल वेपन बे यानी कि इसका जो एक तरह से देखिए इसमें इमेज, इंटरनल वेपन बे के माध्यम से किस तरह इसके अंदर में हथियार को फिट किया जाएगा। इसके हार्ड पॉइंट्स को छोड़ के इसके अंदर में जो कि हथियार को शिफ्ट किया गया है, जो कि इस खुला हुआ डेक्ची की तरह उसके अंदर में हथियार है। तो ये जो इंटरनल वेपन बे है, इस तरह से ही इंटरनल वेपन बे के माध्यम से ही जो कि इस जहाज को एक तरह से स्टील्थ क्षमता से लैस किया गया है। अगर इंटरनल वेपन बे को हटा दिया, जैसे कि एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स है, तो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में अगर हथियार को जैसे कि 2 इसका जो विंग्स है उसमें हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिसमें मिसाइल लगाने के लिए, तो मिसाइल और हथियार लगाने के लिए जो हार्ड पॉइंट्स होते हैं दोनों तरफ इसके विंग्स में, तो वो सिस्टम अगर लगा देंगे हम, एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स लगा देंगे इस एमका में, इस जहाज में, तो इसमें जो कि इसका जो स्टील्थ क्षमता होगा वो कम जाएगा। यानी कि जो रेडार के पकड़ में आने लगेगा, दुश्मन के जो रेडार होंगे उसके पकड़ में आने लगेगा। अगर हम इंटरनल वेपन बे इसमें इस्तेमाल करेंगे, इंटरनल वेपन बे में अगर हम हथियार को रखेंगे तो इसका जो स्टील्थ क्षमता होगा वो बरकरार रहेगा और दुश्मन के रेडार में ये शो नहीं होगा। और इसका जो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स है, इसके अगर बाहरी पॉइंट्स में अगर हथियार को हम शिफ्ट कर देंगे तो इसका जो स्टील्थ क्षमता है वो कम जाएगा और कुछ जो कि मात्रा में जो कि एक तरह से दुश्मन के रेडार में दिखने लगेगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो इंटरनल वेपन बे और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, जो कि हर एक सिचुएशंस में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ पे इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल करना है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, और जहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जैसे कि किसी भी देश में, किसी भी दुश्मन देश में हमें एयर स्ट्राइक करना है, उस देश में घुसकर उस देश को पता भी नहीं चलेगा किस देश का कौन सा जहाज और कब मार कर चला गया, कब यहाँ पे तबाही मचा कर चला गया, हमारे देश में घुसकर दुश्मन देश में ढुक कर मारेगा और उस देश को पता भी नहीं चलेगा। तो उस समय हम इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल करेंगे जिस समय की स्टील्थ क्षमता जो कि इस जहाज का बरकरार रहेगा, जो दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम का जो रडार होगा उसके पकड़ में नहीं आएगा, और साथ साथ दुश्मन का जो फाइटर जेट होगा उसके जो रडार होंगे उसमें पकड़ में नहीं आएगा और उस देश में जाकर तबाही मचा देगा, और उस देश को जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उस देश को जो रडार सिस्टम है उसके पकड़ में नहीं आएगा। तो उस समय हम इंटरनल वेपन बे का इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ जो डॉग फाइट होंगे, जो कि डॉग फाइट यानी भारत के अंदर सीमा में या और सीमा पे जो कि बॉर्डर पे जो लड़ाई होगा जिसमें एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं डॉग फाइट्स में, जो कि एक तरह से जो डॉग फाइट होगा उसमें जो कि बहुत सारे हथियार चाहिए, तो इंटरनल वेपन बे में हथियार रखेगा और साथ साथ एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में भी हथियार लगा के रखेंगे, जो कि एक तरह से डॉग फाइट्स में जो वायु में जो कर्तव्य करके जो लड़ाई करेंगे जो दुश्मन के फाइटर जेट से, उसमें एक काम आएगा एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स। और किसी भी दुश्मन देश में जो कि एक तरह से जो गुप्त जो कि एक तरह से एयर स्ट्राइक करना है, सेपरेट एयर स्ट्राइक करना है, तो उसमें इंटरनल वेपन बे काम आएगा। और चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। इसका जो खाली वजन है वो 12,000 kg रहता है। खाली वजन जब इसमें न फ्यूल रहता है और ना ही कोई मिसाइल अटैच रहता है, तो इसका जो वजन है वो 12,000 kg का है। और इसका जो अधिकतम टेकऑफ वजन है वो 25,000 kg का है। तो इसमें जो अब फ्यूल और इसमें मिसाइल लगा देंगे तो इसका जो वजन हो जाएगा वो 25,000 किलोग्राम हो जाएगा। और इसका जो ईंधन का वजन होगा वो 6500 kg होगा। और पेलोड्स इसमें होंगे, जो हथियार होंगे, जो बम होंगे, जो मिसाइल होंगे, इसका जो वजन होगा वो 6500 kg होगा। और 6500 kg में जो कि 1500 kg और 5000 kg, तो 1500 kg जो होंगे वो इंटरनल वेपन बे में रहेंगे और एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स में जो कि 5000 kg तक के हथियार को अटैच किए जा सकते हैं, और इंटरनल वेपन बे में 1500 kg के हथियार को लगाए जा सकते हैं। और चलिए आगे दोस्तों समझते हैं इसका जो आर्मामेंट है इंटरनल वेपन बे यानी एक्सटर्नल वेपन बे। तो इसमें जो हथियार लगाए जाएंगे, इसके आर्मामेंट, इसमें जो अस्त्र शस्त्र होंगे उसमें कौन कौन से हथियार होंगे, तो इसमें जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज के एयर टू एयर मिसाइल होंगे, जो कि अस्त्र 1, अस्त्र 2 और अस्त्र 3 जैसे, जो कि अस्त्र आयर जैसे
जो कि एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल होंगे। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब होता है कि 37 किलोमीटर के डिस्टेंस या उससे ज्यादा रेंज का जो मिसाइल होगा उसे हम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं। और साथ ही साथ जो इसमें मिसाइल लगाए जाएंगे वो जो कि हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल लगाए जाएंगे, जिसमें संत होगा, ब्रह्मोस एनजी होगा, रुद्रम 1 होगा जो कि एयर टू सरफेस हमला करने में सक्षम होगा। और साथ ही साथ डीआरडीओ द्वारा जो कि ग्लाइड बॉम्ब्स होंगे और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। और इसमें जो कि अपग्रेड करके इसमें जो कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का भी इसमें इस्तेमाल करने का जो कि योजना बनाया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा, जो कि लेजर के माध्यम से जो कि किसी भी दुश्मन के जो टारगेट होंगे, ड्रोन होंगे, एयरक्राफ्ट होंगे, जो नीचे के जो जमीन पर जो कि टैंक्स होंगे, उसको नस्तनाबूद करने में सक्षम होगा, जो कि लेजर के माध्यम से, लेजर प्रतिबिंब के माध्यम से इसमें जो छोड़ेगा डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के इंक्लूड करने का इसमें योजना बनाया जा रहा है। जो इसका जो छठी पीढ़ी का जब इसमें Mark 2 जब आएगा उसमें इस चीज को इंक्लूड किया जाएगा। दोस्तों चलिए समझे होंगे दोस्तों एमका के बारे में, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका के बारे में। इसका ये जो कि बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, लगभग 2030 तक इसका पूर्ण तरह से इसका निर्माण होगा और एयरफोर्स और नेवी को सौंपा जाएगा। अभी इसका प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार नहीं हुआ है, 2026 तक इसका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार होगा। तो समझिए दोस्तों एमका जो लड़ाकू विमान है वो चीन और पाकिस्तान के लिए जो काल बनकर उभरेगा और किस तरह से जो कि 5वीं पीढ़ी का, और साथ साथ इसमें 5.5 जनरेशन का टेक्नोलॉजी जो कि इंक्लूड होगा इसमें, और Mark 2 जो इसका आएगा वो 6 जनरेशन का होगा, जो कि एक तरह से स्टील्थ लड़ाकू विमान है, मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, अटैक कर सकता है, फाइटिंग कर सकता है, सभी काम यानी मल्टी रोल काम कर सकता है। तो इस पर्पस से इसको बनाया गया। दोस्तों चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही आज लेकर आए हैं, और अगला वीडियो आएगा मेरा कुछ अलग टॉपिक पर, डिफेंस से रिलेटेड कुछ अलग वीडियो हम लाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो चलिए दोस्तों आज इस सेशन को हम एंड करते हैं। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।